Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। इससे पहले हमने डाल्टन्स और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को डिटेल में डिस्कस किया था, या थॉमसन मॉडल को हम प्लम-पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, और इनके डिफेक्ट्स भी हमने डिस्कस किया था। रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल हम स्टार्ट करते हैं आज। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को पेश किया था बेटा 1911 में। ठीक है, ये कब पेश किया था बेटा? 1911 में। इससे पहले अगर हम देखें ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये दोनों जो है डिस्कवर्ड हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब आप ये समझिए कि 1911 तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तमाम प्रॉपर्टीज भी स्टडी हो चुकी थी तकरीबन, जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये सारी चीजें जो है पहले ही ऑलरेडी ये सारे डिस्कवर्ड हो चुके थे। लेकिन न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ है, लेकिन उसकी बात हम भी थोड़ी देर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर हो गए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें ना बेटा, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि व्हाट इज द पोजीशन या वेयर इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। ये बड़ा चैलेंज था कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की असेंबली या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पे मौजूद है, इसका आइडिया किसी को नहीं था। हाँ, ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर मौजूद होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, इसकी पोजीशन क्या है एटम के अंदर, ये किसी को मालूम नहीं था। अब रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की असेंबली का भी पता चल गया, साथ में न्यूक्लियस भी डिस्कवर्ड हो गया। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट थी ना बेटा, इसमें न्यूक्लियस भी डिस्कवर्ड हुआ, न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड। ठीक है, न्यूक्लियस का भी पता चला, साथ ही साथ पोजीशन भी क्या हो गया बेटा, फाइंड हो गया। पोजीशन भी क्या हो गया, फाइंड। तो ये दो चीजें बेसिकली यहां से मिलता है, एक तो न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है बेटा, और दूसरा हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम का भी पता चलता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में। अब हम जरा देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी जरा याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन है ना बेटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बेसिकली डिस्कवर्ड किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और ये जेम्स चैडविक स्टूडेंट था बेटा किसका, रदरफोर्ड का। लेकिन ये डिस्कवर्ड हुआ था तकरीबन जाके 1932 में जाके ये डिस्कवर हुआ था। लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1911 में, 1911 में किया था, जबकि न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है 1932 में। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के हवाले से कोई हम इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड के जमाने में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही डिस्कवर्ड हुआ था, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक चीज और भी आप याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने ना बेटा प्रेडिक्ट किया था, रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन दी थी कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल भी होना चाहिए। ये तकरीबन इसने दिया था 1920 में, 1920 में जाके ये प्रिडिक्शन दिया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में कोई ऐसा पार्टिकल होगा या होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर वो पार्टिकल नहीं है तो फिर
एटम के मास को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक हिस्ट्री थी बेटा। बाद में इसी चीज को रदरफोर्ड की जो प्रिडिक्शन थी, इसको चैडविक ने बेसिकली क्या किया, इसको साबित किया, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया और वाकई में देखा कि न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का आइडिया किसी को नहीं था, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटली इसकी कोई एविडेंस नहीं थी, तो रदरफोर्ड नहीं बता सका कि न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का मॉडल क्या है और किस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन को बताई और साथ में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट है उसको पहले डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस है और देन कंक्लूजन, और फाइनली हम इसके पॉस्टुलेट्स को लिखेंगे या जिसको हम मॉडल कहेंगे। फाइनली उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जब हम तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी आपने याद रखनी है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड, इसका मैं हेडिंग दे रहा हूँ, रदरफोर्ड रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट बेटा आपने याद रखनी है। बेसिकली रदरफोर्ड ने ना बेटा थिन गोल्ड फॉइल लिया था, थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये इसने लिया था बेसिकली, और इसकी थिकनेस जो है वो 0.टेट्रा 04 सेंटीमीटर थी इसकी। पहले हम जरा इसके एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जरा इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये बेसिकली लेड का एक ब्लॉक था बेटा, पीबी ब्लॉक। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका काम क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है रेड कलर में, दिस इज बेसिकली, ये था बेटा पोलोनियम। पोलोनियम बेसिकली ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली दिस इज नोन एज जिंक सल्फाइड प्लेट, या इसको ना बेटा हम फ्लोरेसेंस प्लेट भी कहते हैं, फ्लोरेसेंस स्क्रीन भी आप कह सकते हैं। जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है बेटा, दिस इज नोन एज अ थिन गोल्ड फॉइल। ये क्या था? थिन गोल्ड फॉइल। और इसकी थिकनेस कितनी थी बेटा? फॉइल इसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इसकी थिकनेस थी। अब रदरफोर्ड ने सबसे पहला यहाँ पे क्या किया बेटा, इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रही थी बेटा, दीज अल्फा पार्टिकल वर बम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने क्या देखा कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से पास हो रही थी। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना बेटा, ये डिफ्लेक्ट हो रहा था विद द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे ना बेटा जो एंगल थी ना, थीटा, दैट वाज ग्रेटर देन 90 डिग्री का, यहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? बेंड हो गया इस तरह से। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो बिल्कुल वापस रिबाउंसिंग भी कर रहा था, वापस भी आ रहा था कुछ। ठीक है, ये जब फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर जब ये रेडिएशंस पड़ती है ना बेटा, तो ये यहाँ पे बेसिकली स्पॉटिंग प्रोड्यूस करता है, या सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस ग्लो से पता चल जाता है कि कहाँ पे ये रेज आ रही है, इसको हम ग्लो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स। दीज वर द अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स थे।
ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? रदरफोर्ड ने क्या किया सबसे पहले? रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया जिसकी थिकनेस कितना था बेटा? 0.04 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड रदरफोर्ड took a very thin gold foil having या gold foil whose thickness whose thickness was कितना था बेटा? 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी थिकनेस थी। इसने क्या किया बेटा? he bombarded he bombarded an alpha particles, ठीक है, ऑन इट। इसके ऊपर उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की इस तरह से बम्बार्डमेंट किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या था? अल्फा पार्टिकल आर द न्यूक्लियाई कंटेनिंग +2 चार्ज या डबली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे बेटा? अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियाई कंटेनिंग डबल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डबल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं +2 भी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं प्लस प्लस। ठीक है, चार्ज। और ये अल्फा पार्टिकल कहां से आ रहा था बेटा? these alpha particle these alpha particles were, कहां से ऑब्टेन किया बेटा? were obtained from polonium disintegration। ठीक है, पोलोनियम डिसइंटीग्रेशन से क्या हो रहा था बेटा? ये प्रोड्यूस्ड हो रहा था। ठीक है, तो ये था बेटा इसका एक्सपेरिमेंट। मैं क्विकली एक दफा इसको रिपीट करता हूँ बेटा। रदरफोर्ड ने क्या लिया बेटा? एक थिन गोल्ड फॉइल लिया और इसकी थिकनेस कितनी थी? 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक लेड का ब्लॉक लिया। अच्छा, यहाँ पे जो लेड का ब्लॉक लेने का मतलब यह था बेटा कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा है ना, पोलोनियम, ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल इमिट करता है या अपने अंदर से रेस इमिट करती है। तो जो लेड ब्लॉक होती है ना बेटा, ये अल्फा पार्टिकल्स को बाहर आने नहीं देता, जिससे जो एक्सपेरिमेंटर होता है या जो वर्कर होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो लेड ब्लॉक इसने लिया था। इसके अंदर उसने क्या रखा बेटा? अल्फा पार्टिकल का सोर्स, दैट वाज क्या था? पोलोनियम। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन करती है। तो ये अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रही थी बेटा। और आपको मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल वाज डबली पॉजिटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, जस्ट लाइक सिमिलर टू अ हीलियम, नॉट अ हीलियम। ये हीलियम खुद नहीं, हीलियम तो नहीं है, लेकिन ये हीलियम की तरह ही होता है, डबली पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसको बम्बार्ड किया बेटा किसके ऊपर? थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया तो उसने क्या ऑब्जर्वेशंस देखा बेटा? उसने ऑब्जर्वेशंस ये देखी कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास हो रही थी। देखिए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से पास हो रही थी। कुछ अल्फा पार्टिकल एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे क्या हो रहा था? बेंड हो रही थी। और कुछ तो बिल्कुल वापस रिबाउंसिंग भी कर रहा था। तो ऑब्जर्वेशन में अभी लिखूंगा, इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन के नोट्स भी मैं आपको भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट लिखा है कि इसने क्या किया, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट, Rutherford took a very thin gold foil whose thickness was 0.04 सेंटीमीटर। He bombarded an alpha particle on it। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल क्या था बेटा? आर द न्यूक्लियाई कंटेनिंग डबल पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर +2 चार्ज है, इसको प्लस प्लस के साथ शो करते हैं। These alpha particles were obtained from polonium disintegration। इसको कहां से हासिल किया था बेटा? पोलोनियम डिसइंटीग्रेशन से हासिल किया था। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड का नेक्स्ट है इसकी ऑब्जर्वेशन।
अच्छा, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा बेटा, देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि अल्फा पार्टिकल जो मेजॉरिटी था ना बेटा, वो क्या हो रहा था, थिन गोल्ड फॉइल से पास हो रहा था अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, यहाँ से पास हो रहा था। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ट वर पास्ट straight straight through the thin gold foil thin gold foil undeflected। ठीक है, मोस्ट या मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था बेटा, स्ट्रेट जो है ये पास हो रहा था, लेकिन ये कोई डिफ्लेक्शन भी साथ में नहीं कर रहा था, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रही थी। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्लाइडली डिफ्लेक्ट हो रहा था, और उसकी जो डिफ्लेक्शन है ना बेटा, वो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री का था। ठीक है, तो हम ये पॉइंट लिखेंगे, फ्यू वर slightly deflected deflected। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और याद रखिएगा बेटा, तकरीबन 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपॉन ओनली 1/10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶, इसी को हम कह सकते हैं कि 1/1 मिलियन। ठीक है, ओनली 1/10⁻⁶ वर deflected with the angle greater than 90 डिग्री। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री एंगल से ग्रेटर पे क्या हो रहा था बेटा, डिफ्लेक्ट हो रहा था। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर rebounced towards the source। ठीक है, टुवर्ड्स द सोर्स, जो सोर्स था बेटा अल्फा पार्टिकल का, उसकी तरफ क्या हो रहा था, कुछ वापस आ रहा था। एक और पॉइंट भी इसमें आप लिखेंगे बेटा कि रदरफोर्ड ने सिर्फ थिन गोल्ड फॉइल नहीं लिया, बल्कि इसके अंदर जो है उसने तकरीबन 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज किया था, उनके फॉइल को यूज किया था, और हर एलिमेंट की केस में, हर थिन फॉइल के केस में सेम रिजल्ट उनको मिला, सेम ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को ऑब्टेन हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, ही he repeat he repeated the experiment by using several thin foils of an element, and he obtained same result या same observation। ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन को इसने क्या किया बेटा, हासिल किया। ठीक है, तो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा इसकी कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेटा अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले बेटा देखिए, जो एक्सपेरिमेंट इसने किया था, इसकी जो कंक्लूजन थी, उस कंक्लूजन को थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द एटम। ठीक है, ये एटम है, थिन गोल्ड फॉइल के अंदर एटम मौजूद है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ये एटम्स है।
ठीक है। और सपोज करते हैं कि दीज आर द, यू कैन से, न्यूक्लियस। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर न्यूक्लियस क्या है, लेकिन सपोज करते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अच्छा, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल उसने यूज किया था ना, अल्फा पार्टिकल, दीज अल्फा पार्टिकल्स को जब इसने बम्बार्ड किया तो देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो इससे पास हो रही थी, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रही थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना बेटा, ये डिफ्लेक्शन कर रहा था विद द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, चलो मैं एक और भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, और ये जो एंगल था ना बेटा, ये वाला, दीज एंगल वर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री पे ये क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। और ये अगर हम सपोज करते हैं, ये जो आपको मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स था, और इसी को बाद में ना बेटा इसको न्यूक्लियस कहा गया है। मैं आपको इस पे जब पॉस्टुलेट लिखूंगा तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगे। तो कंक्लूजन में क्या देखा बेटा उसने, कि जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल से पास हो रही थी, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बहुत सारे जगह क्या है, खाली है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि एस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, पास्ट स्ट्रेट, पास स्ट्रेट, सो क्या था बेटा, मोस्ट ऑफ द स्पेस, most of the space occupied by an atom is empty। ठीक है, पहला पॉइंट कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जब पास हो रही थी तो इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर बहुत सारे जगह क्या था, खाली था। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे जो डिफ्लेक्शन कर रही थी, इसके पीछे रीजन ये था कि जो अल्फा पार्टिकल है ना बेटा, दीज वर डबली पॉजिटिव न्यूक्लियाई। ठीक है ना, इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ये +2 चार्ज रखने वाला न्यूक्लियाई है। तो यहाँ बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही थी बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम। जो एटम का पॉजिटिव पार्ट है वो और अल्फा पार्टिकल के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे कॉज हो रही थी, जिसकी वजह से ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे क्या हो रहा था, बेंड हो रहा था या डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो हम इसी पॉइंट को भी यहाँ पे लिखते हैं, द डिफ्लेक्शन ऑफ ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल, द डिफ्लेक्शन of only few alpha particles through through a through the angle greater than 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 90, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज किस वजह से बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन रिपल्शन बिटवीन क्या था बेटा, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज positively charged alpha particle and positive, yeah, and positively charged part of an atom। ठीक है,
कुछ अल्फा पार्टिकल जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा था बेटा, वो किस वजह से हो रहा था? पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम, जो एटम के पॉजिटिव पार्ट है उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा था बेटा, डिफ्लेक्शन कर रहा था। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक और चीज भी आपने याद रखनी है कि जो मैसिव अल्फा पार्टिकल है ना बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो हम इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या था बेटा, कि मैसिव अल्फा पार्टिकल, मैसिव अल्फा पार्टिकल्स was not deflected by an electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा इसका पॉस्टुलेट या मेन, इसके पॉइंट्स जो इन तमाम एक्सपेरिमेंट इंक्लूजन से अखज किया हुआ फाइनल जो इसकी पॉस्टुलेट्स है, या सिंपल हम कह सकते हैं इसके मॉडल क्या था बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉस्टुलेट्स। अब रदरफोर्ड का हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे पॉस्टुलेट्स देखेंगे, या इन तमाम जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद जो फाइनल इसका जो रिजल्ट है, ये जो फाइनल इसके पॉस्टुलेट्स है वो क्या था बेटा। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, एक प्लानिटरी मॉडल डिजाइन किया एटम के लिए। ठीक है, जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है बेटा, सन के गिर्द प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक एटम का जो मॉडल है या एटम का जो स्ट्रक्चर है वो सोलर सिस्टम की तरह बताने की कोशिश किया कि जो जो हमारे प्लैनेट है बिल्कुल न्यूक्लियस की गिर्द जिस तरह से रोटेट करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस की गिर्द या सेंट्रल पार्ट की गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम के अंदर रिवॉल्व करता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, ही प्रोपोज्ड अ प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम। ठीक है, ये एक सोलर सिस्टम की तरह प्लानिटरी मॉडल क्या दिया बेटा, फॉर एन एटम के लिए पेश किया, मॉडल फॉर एन एटम। ठीक है, और एटम जो है खुद न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक एटम जो है वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला पार्ट क्या था बेटा, पहला पार्ट है न्यूक्लियस। पहले पार्ट को क्या कहा, एटम का न्यूक्लियस कहा। ठीक है, एटम के दो मेन पार्ट्स है, एक को क्या कहा बेटा, न्यूक्लियस, और दूसरे को ऑर्बिट का नाम दिया। चले हम इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जरा हम न्यूक्लियस को देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में क्या कहता है रदरफोर्ड बेटा, इट इज द सेंट्रल स्मॉल डेंस, ठीक है, स्मॉल डेंस पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहा बेटा कि ये बिल्कुल दरमियान में होता है एटम के अंदर। ठीक है, और छोटा होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है। और अगला पॉइंट कहा कि बेटा होल मैस ऑफ एन एटम, होल mass of an atom is concentrated in it। मतलब एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इट इज मेड अप ऑफ क्या है बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन का वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अदरवाइज रदरफोर्ड के जमाने में सिर्फ प्रोटॉन का पता था, तो सिर्फ यहाँ पे मेडअप ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, आप न्यूट्रॉन भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस था बेटा।
इसके बाद सेकंड जो पार्ट इसका बताया बेटा एटम के हवाले से, जो सेकंड पार्ट बताया वो क्या था बेटा, वो था ऑर्बिट। सेकंड पार्ट वाज ऑर्बिट। अब ऑर्बिट क्या है और ये एटम के अंदर कहां पे होता है, तो जो न्यूक्लियस के अलावा जो हिस्सा है ना बेटा उसको ऑर्बिट कहा गया, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ऑर्बिट किसे कहा बेटा, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ around the nucleus called ऑर्बिट। इसका क्या नाम दिया, ऑर्बिट का नाम दिया। और दूसरा पॉइंट बेटा इसमें क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस्ड, किसको बैलेंस करेंगे बेटा, बैलेंस्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपल फोर्स भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन किसके दरमियान बेटा, ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस अपॉन द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या करेगा, काउंटर बैलेंस्ड करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा बेटा। फॉर एग्जांपल ये एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा बेटा अराउंड द यू कैन से न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये मतलब कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। दीज आर द यू कैन से इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये था बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।